नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, मीन फ्री टाइम क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। थ्योरी का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन या फिर आप कहिए जो इक्वेशन आता है वो कैसे आता है, कैसे आप लेके आएंगे, कैसे एक्सप्रेशन लेके जो है वो क्या कितना एक्सप्रेशन होता है, इसका क्या इक्वेशन होता है, वही बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सिर्फ देखने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी का पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको जाके देख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं और थ्योरी के बारे में मीन फ्री पाथ क्या होता है, नहीं होता है, ये सारा चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो जाके उसको पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। तो जो भी हमारा अजम्पशंस वगैरह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो सारा चीज़ वही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया हुआ है। उस कंटेनर में किसी बर्तन में, कंटेनर जब भी कहेंगे वेसल या फिर कुछ बर्तन वगैरह जो है वो अज्यूम कर लीजिए। तो कंटेनर में, किसी कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया है, गैस रखा हुआ है। गैस का बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैस का, और सबका गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो सब क्या है, आइडेंटिकल है। सबका मास m है, हम लोगों ने मान लिया है। परफेक्टली इलास्टिक, आइडेंटिकल, स्फेयर, ये सारा चीज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से चलते हुए आ रहा है। तो इतना है जम्पशंस क्रियल। ठीक है, अब हम लोगों ने कोई एक मॉलिक्यूल लिया है, कोई एक मॉलिक्यूल चुन लिया है अपने कैलकुलेशन के लिए। अब सब मॉलिक्यूल को तो पकड़ के कैलकुलेशन नहीं कर सकते, किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जनरलाइज हम लोग सब मॉलिक्यूल के लिए बाद में कर देते हैं, वही हमारा मेथड होता है हमेशा जनरली। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना मॉलिक्यूल्स है, गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना भी है, उसमें से एक मॉलिक्यूल, कोई ए मॉलिक्यूल, उसका उस मॉलिक्यूल को चुन के हम लोगों ने नाम रखा ए मॉलिक्यूल। ठीक है, और ए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो डायमीटर है हमारा सिग्मा। आप डी डायमीटर भी ले सकते हैं, सिग्मा लेने का ज़रूरत नहीं है, डी डायमीटर भी आप ले सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है रिप्रेजेंटेशन से। और उसका वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है v, और ये एवरेज वेलोसिटी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा कि ये एक एवरेज वेलोसिटी है। और उस एवरेज वेलोसिटी लिखने के लिए आप v डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये एक एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का कैलकुलेशन जब अगर करना होगा तो मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ का जब हम लोगों ने बात किया था, तो फ्री पाथ क्या था कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जाने तक का जो रास्ता वो तय करता है, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जाने में, वो फ्री पाथ होता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो सबका एवरेज निकालते हैं तो मीन फ्री पाथ होता है। अब हम लोग अगर कैलकुलेशन करने जाएं तो सब मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन अगर करते रहें तो हम लोग का कैलकुलेशन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई मेथड ही नहीं बन पाएगा जिससे हम लोग एक अच्छा एक्सप्रेशन निकाल सकें जो हर गैस मॉलिक्यूल पे या फिर हर टाइप के गैस पे अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं, मान लीजिए कोई ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है किसी कंटेनर में, गैस का मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल मान लीजिए ये इससे टकराने जा रहा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इससे टकराने जा रहा है, तो हम लोगों को पता है कि सब मॉलिक्यूल्स मोशन में है। सारा मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, मूव कर लेगा, बाद में किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है और किसी भी वेलोसिटी से। तो जब तक ये यहाँ आएगा, मान लीजिए अगर हम लोग इस कैलकुलेशन इसको माने हुए हैं, इसको लेके चल रहे हैं ए मॉलिक्यूल, और ये जब तक इससे टकराने गया पता चला ये इधर चला गया, तो ये तो टकराएगा ही नहीं इससे। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए इसको पकड़े, इसको पकड़ने के बाद सेम उस तरह इसके साथ भी वही हुआ। अगर हम लोग इस पे कैलकुलेशन बैठा रहे थे, इसको कैलकुलेशन कर रहे थे, इसको लेके रेफरेंस मॉलिक्यूल, और बाद में पता चला ये जिससे टकराने जा रहा है, अगर हम लोग इस पे ध्यान लगाए हुए हैं और ये पता चला इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, प्रॉब्लम होगा। और हर एक फ्री पाथ को ऐसे कैलकुलेट करना संभव नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल है, एक ए मॉलिक्यूल हम लोगों ने कंसीडर किया। अब ये ए मॉलिक्यूल किस किस मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, कितना मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, तो जितने मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, मान लीजिए ये ए मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल कोई एक सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, ये सिलेंडर, कोई एक सिलेंडर के अंदर है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये ए मॉलिक्यूल जो है, इसका जो डायमीटर है, ए मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है वो ये डायमीटर के बराबर का इस सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है,
मतलब कि ये जो सिलेंडर हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है ये एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, याद रखिएगा। हाइपोथेटिकल सिलेंडर यानी कि हम लोगों ने अपने आप के अपने तरफ से बनाया हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता है, असल में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर हम लोगों ने माना जिस सिलेंडर के अंदर में ये रहेगा, ठीक है। एक सिलेंडर हम लोगों ने माना जिस सिलेंडर के अंदर में ये रहेगा। तो जो सिलिंड्रिकल का इसका सिलेंडर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, वो रेडियस है मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर। जितना मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा उतना इस सिलेंडर का रेडियस होगा, समझ गए, ठीक है। तो ये और ये जो सिलेंडर बना, ठीक है, ये जो सिलेंडर बना है, इस सिलेंडर के ये जो लाइन है, ये सिलेंडर का जो लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये जो सिलेंडर का लाइन है, ये जो लाइन है इस, और ये जो मॉलिक्यूल हमारा ए है इसके अंदर है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल से ये हमारा जो ए मॉलिक्यूल है इससे कौन कौन सा मॉलिक्यूल टकराएगा, तो इस मॉलिक्यूल से वही मॉलिक्यूल टकराएगा जिसका सेंटर इस लाइन से या फिर इस लाइन से, यानी कि जो सिलेंडर का लाइन है उस लाइन पे रहे उसका सेंटर, या फिर उस लाइन से अंदर रहे उसका सेंटर, तभी ये मॉलिक्यूल टकराएगा इससे, वरना नहीं टकराएगा, जिसको कोलिजन डायमीटर के तरफ से या फिर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि ए मॉलिक्यूल एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना दिए हैं हम लोगों ने, जिसका रेडियस कितना है, मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर है। और इस मॉलिक्यूल से हमारा जो कंसीडर मॉलिक्यूल है, जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से कौन कौन सा मॉलिक्यूल टकराएगा, वही मॉलिक्यूल टकराएगा जिसका सेंटर इस लाइन से, ये सिलेंडर का लाइन से अंदर रहेगा या फिर सिलेंडर के लाइन पे, बॉर्डर पे रहेगा, ठीक है। तो सारा कुछ तो यहाँ पे लिखा ही गया है। आवर कंसीडर मॉलिक्यूल और रेफरेंस मॉलिक्यूल इज लाइंग इन ए हाइपोथेटिकल सिलेंडर विथ रेडियस इक्वल टू डायमीटर ऑफ कंसीडर मॉलिक्यूल ए, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रेडियस के बराबर आप बोल सकते हैं ये, ठीक है। will collide with other molecule lying in the cylinder when center of heading molecule toward a line fall inside the hypothetical cylinder। वही चीज़ बता रहा है जो हम लोगों ने अभी अभी कहा। अब हम लोग एक्सप्रेशन आगे बढ़ाना है, तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि सारे मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं, तो एक को जब जाएंगे कैलकुलेट करने तो ये मूव हो जाएगा इधर, फिर अगर मान लीजिए इसको इस पे ऊपर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो पता चला ये इधर जाके मूव हो गया, इससे टकराया नहीं, जिसमें हम लोग जिस दो मॉलिक्यूल को टकराने का अज्यूम कर रहे थे कि कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये तो इससे टकराया नहीं, ये भी मोशन में था, ये भी इधर चला गया, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक मेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अजम्पशन एक अज्यूम करते हैं। एक चीज़, क्या चीज़ अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने लिया हुआ है, इस ए मॉलिक्यूल के अलावा सिलेंडर के अंदर या फिर जो गैस कंटेनर है उसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल कोई भी मूव नहीं कर रहा, मोशन में नहीं है, सब का सब रेस्ट में है। जितना मॉलिक्यूल्स है सबको रेस्ट में मान लिए हैं, मतलब कि सब एक जगह रुका हुआ है मॉलिक्यूल, सिवाय किसके, ए मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल के अलावा बाकी जितना भी मॉलिक्यूल्स है सबको रुका हुआ मान लिए हैं, और कैलकुलेशन करके बाद में हम लोग फिर उस अजम्पशन को हटा देंगे। फिलहाल के लिए मान रहे हैं, बाद में उसको हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहला अजम्पशन हम लोगों ने ये लिख दिया गया है, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब रेस्ट पे है, एक्सेप्ट आवर कंसीडर या फिर रेफरेंस मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे रेस्ट पे है। मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सेप्ट वन आर फ्रोजन, एक को छोड़ के बाकी जितना है वो सब क्या है, फ्रोजन बोल सकते हैं, जमा हुआ या फिर रेस्ट में है या फिर मूव नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं है, समझ गए। दूसरा हमारा क्या है कि इस बात को तो अभी समझा दिया गया है, कोलिजन विल अकर व्हेन द सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आइदर जो डायमीटर है उसके बराबर और लेस देन ये जो सिग्मा डायमीटर है उसके बराबर, यानी जो मॉलिक्यूल का ए डायमीटर है या इसके बराबर, ये ए डायमीटर के बराबर ही क्या है, सिलेंडर का रेडियस है। तो वही चीज़ बता रहा है कि इस डायमीटर से या तो जो सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहा है, जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स है, या तो उसका सेंटर इस डायमीटर के बराबर हो, ये लाइन से इस डायमीटर, लाइन से समझ लीजिए कि इस अंदर में होना चाहिए, या फिर इस लाइन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसका सेंटर लाइन से अंदर या फिर लाइन तक होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि
सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या तो डायमीटर के मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होना चाहिए या मॉलिक्यूल के डायमीटर से कम होना चाहिए। सिंपल सा यही बात है, और पिछले वीडियो में जो थ्योरी है उसमें हम लोगों ने यही कहा था। तो ये हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना हुआ है, ए मॉलिक्यूल माना हुआ है, और इसका डायमीटर है यहाँ पे सिग्मा डायमीटर है, आप डी डायमीटर भी लेके चल सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका रेडियस हो जाएगा सिग्मा बाई 2, और इसी सिग्मा के बराबर इसका भी क्या है, रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है सिग्मा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको चलने में जो समय लगता है ये है, ये वेलोसिटी है, इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और डेल्टा टाइम t में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया, और सिलेंडर का हाइट कितना हो गया, v इंटू डेल्टा टी। v क्या है, वेलोसिटी है मॉलिक्यूल का, और डेल्टा t क्या है, टाइम। तो v वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो हमारा है हाइट सिलेंडर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे है हमारा सिग्मा, तो पाई सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी हाइट होता है, और हाइट हमारे यहाँ पे क्या है, वी डेल्टा टी, तो वी डेल्टा टी इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। मॉलिक्यूल ए के द्वारा डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, तो इतना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, इतना वॉल्यूम कवर कर लेगा वो इतने टाइम में। डेल्टा टी टाइम में एक मॉलिक्यूल जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इतना क्या करेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, वॉल्यूम कवर कर लेगा इतना। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारे पास। अब इस वॉल्यूम में कुछ मॉलिक्यूल होगा, कितना कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 10 20 30, तो जितना मॉलिक्यूल होगा उतना नंबर ऑफ कॉलिजन होगा। इस वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल पाया जाएगा उतना नंबर ऑफ कॉलिजन होने का चांस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मान लेते हैं n, यानी कि n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इतना वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो n नंबर ऑफ इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, टकराएगा, तो n नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन इन सिलेंडर इन टाइम टी, डेल्टा टी टाइम में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएगा, तो इतना नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएगा। कैसे, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, ये है वॉल्यूम कवर्ड और ये है n, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ये है वॉल्यूम और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इतना वॉल्यूम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना नंबर ऑफ कॉलिजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन हो गया इन द सिलेंडर इतने के बराबर आ चुका है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सा बात है। अब कोलिजन पर यूनिट टाइम, यानी कि ये डेल्टा टी समय में कोलिजन है, ये है डेल्टा टी समय का कोलिजन, और डेल्टा टी समय अगर 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड कितना भी सेकेंड है ये, ठीक है, मान लीजिए ये कितना भी सेकेंड का डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी में अगर इतना नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम अगर यूनिट हम लोग सेकेंड ले रहे हैं, तो एक यूनिट में यानी एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएगा, उसको हम लोग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। तो डेल्टा टी में अगर इतना होता है, तो एक में जब करेंगे तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो डेल्टा टी से डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा टी कैंसिल, और जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या फिर कॉलिजन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में इतना नंबर ऑफ कॉलिजन होगा, यानी एक सेकेंड में इतना कॉलिजन होगा, ठीक है, एक सेकेंड में इतना कोलिजन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि एक सेकेंड में अगर इतना कोलिजन हो रहा है, एक सेकेंड में अगर इतना कोलिजन हो रहा है, तो एक कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, एक सेकेंड में अगर इतना कोलिजन हो रहा है, तो एक कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी तरह से इसको उल्टा कर देंगे। अगर ये फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर इसको बोल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आप लोग को ध्यान हो तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेकेंड में इतना कोलिजन होता है तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक कोलिजन होने में कितना सेकेंड लगा वो निकल जाएगा। तो देयरफॉर वन कोलिजन टेक्स प्लेस इन इतना नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है।
इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया बेसिकली, याद ये रखिएगा। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन में भी जाइएगा, सिंपल मैथमेटिक्स भी लगाइएगा तो आपके पास यही आने वाला है। ये क्या हो गया हमारे पास, इतना सेकेंड में एक कोलिजन हो रहा है, इतने सेकेंड में एक कोलिजन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक कोलिजन हुआ, ठीक है, फिर जो दूसरा कोलिजन होगा उसमें इतना समय लगेगा, ठीक है, फिर जो तीसरा कोलिजन होगा उसमें इतना समय लगेगा, इतने समय के बाद एक कोलिजन, इतने समय के बाद फिर इतने समय लगेंगे, फिर दूसरा कोलिजन, फिर इतना समय लगेगा, फिर तीसरा कोलिजन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, टाइम इंटरवल। हर एक इतना समय में अगर एक एक कोलिजन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन। यानी कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन होने में जो समय लग रहा है वही समय है ये। तो यही हो गया वही समय, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इतना समय लगता है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन होने में, ठीक है। अब इसको समझिए, हम लोगों ने थ्योरी में मीन फ्री टाइम पढ़ा था, ठीक है, फ्री टाइम पढ़ा हुआ था। फ्री टाइम क्या था, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो समय वो बिताता है वो फ्री टाइम होता है। वो फ्री टाइम इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला समय वो है फ्री टाइम, जिसको हम लोगों ने कहा हुआ था। तो ये हो गया हमारे पास, फ्री टाइम को भी बोल सकते हैं या फिर टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, इतना होता है, ठीक है। अब टाइम इंटरवल बिटवीन दो कोलिजन के बीच में ये क्या है, समय है। दो कोलिजन के बीच में ये है समय, लगने वाला समय। तो दो कोलिजन के बीच में लगने वाला समय अगर फ्री टाइम है या फिर टाइम इंटरवल है तो मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ भी तो हम लोगों ने इसी चीज़ को कहा था कि इतने समय में कितना, ये अगर फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फ्री पाथ। फ्री टाइम में ये फ्री टाइम हो गया, तो फ्री टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फ्री पाथ। तो इस टाइम में जितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है इस टाइम में, तो उसके वेलोसिटी के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो हमारे पास है ही, ठीक है, तो इसको स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्पीड क्या है, इसका वेलोसिटी v है, तो v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो वेलोसिटी के साथ टाइम फॉर सक्सेसिव कोलिजन, वेलोसिटी के साथ इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो चुका है और जो बच के आया ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल। और यही डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इसको हम लोग ले सकते हैं मीन फ्री पाथ कह सकते हैं, ठीक है, मीन फ्री पाथ इसको कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये मीन फ्री पाथ जो निकला हुआ अभी जो एक्सप्रेशन निकला मीन फ्री पाथ यानी लेमडा बराबर, ठीक है, लेमडा बराबर जो ये निकला, ये एक मॉलिक्यूल को मोशन में रख के निकाला गया, यानी बाकी जितना मॉलिक्यूल्स था सब रेस्ट में था और सिर्फ एक मॉलिक्यूल मोशन में था, तब जाके ये एक्सप्रेशन निकला। और ये एक्सप्रेशन निकाला गया क्लॉसियस के द्वारा, ये एक्सप्रेशन निकाला गया क्लॉसियस के द्वारा। तो बाद में जो हमने जो एजम्पशंस लिया था, शुरुआत में ही जो एजम्पशन लिया था, अगर उसको हम लोग हटा देते हैं कि एक मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल रियल में क्या हो रहा है, असल में तो सारा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए एक ही मॉलिक्यूल्स को मोशन में रखा हुआ था। तो जब हम लोग पूरे मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स के मोशन को अकाउंट में लेते हैं, अगर सारा मॉलिक्यूल्स का कंसीडर किया जाए मोशन, तो ये एक्सप्रेशन फिट नहीं बैठता है, इसमें कुछ चेंज करना पड़ता है। और चेंज किया था किसने, मैक्सवेल ने चेंज किया था। और उसने कहा था, मतलब उन्होंने कहा था कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग को क्या करना है, एक फैक्टर बस मल्टीप्लाई कर देना है। वो फैक्टर का कैलकुलेशन है, अलग से कैलकुलेशन, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अब बस आपका एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लॉसियस का एक्सप्रेशन है मीन फ्री पाथ के लिए। ध्यान रखिएगा, क्लॉसियस एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ करके भी आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्लॉसियस का एक्सप्रेशन है मीन फ्री पाथ के लिए। जब हम लोग व्हेन मोशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू अकाउंट, जब सारे मॉलिक्यूल्स का मोशन अगर हम लोग लें तो जो अबव एक्सप्रेशन है, यानी जो क्लॉसियस के द्वारा जो एक्सप्रेशन निकाला गया मीन फ्री पाथ के लिए, वो सही नहीं बैठता है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया इस एक्सप्रेशन में। और जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये पूरा का पूरा सेम एक्सप्रेशन है, बस ये क्या किया गया है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है।
और कुछ नहीं किया गया है। यही फाइनल हमारा मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन है, जो दिया किसने था, मैक्सवेल ने दिया था। क्लॉसियस का यहाँ तक है और मैक्सवेल का यहाँ तक है। मैक्सवेल ने बस इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया था अपने, क्योंकि आप लोगों को पता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो बंटवारा होता है उसने वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये चेंजेस करना बनता है। और अजम्पशन जो किया गया था उसमें अजम्पशन भी था ऐसा कि एक ही मॉलिक्यूल का मोशन लिया था और बाकी एक दूसरे रेस्ट में मान लिया था, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। अगर रियल में आते हैं, एक्सपेरिमेंटल में आते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैक्सवेल फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकल चुका है, कंप्लीटेड। अब यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि ये n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये हमारे पास है मीन फ्री पाथ। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, और ये क्या है, हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हम लोगों को पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन से क्या क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, मीन फ्री पाथ घटेगा। और ये जो है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का डायमीटर, यानी मॉलिक्यूल जितना बड़ा रहेगा मीन फ्री पाथ इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ एक्सप्रेशन यहाँ पे है और ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है इसमें। जो मेन है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो यही दोनों हैं, तो वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है और ये इस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आप देख लीजिएगा, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चलता है कि अगर n और लेमडा यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मीन फ्री पाथ हम लोगों को पता है, तो हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर डायमीटर, ये जो डायमीटर है मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, साइज कितना है मॉलिक्यूल्स का, वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। अब रिलेशन देखेंगे हम लोग किसके, मीन फ्री पाथ यानी लेमडा, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। ये एक शॉर्ट टॉपिक है, इसमें आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं और इंक्लूड नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रिलेशन भी देख लेते हैं कि मीन फ्री पाथ, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, यानी ये तीनों किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है PV = nRT गैस इक्वेशन, ये तो पहले से पता ही है। अगर 1 मोल के ले ली, यानी कि n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो n के जगह पे 1 ले ले तो PV = nRT, सिंपल PV = nRT हो गया, ठीक है। सिंस R = n kb, यानी कि R जो गैस कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है किसके, n × kb। kb क्या है यहाँ पे हमारे पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, और n एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो R के जगह पे n kBT लिख दिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, PV = n kBT T हो गया। और अगर P बराबर लिखना चाहे तो n/v हो जाएगा और kBT हो जाएगा, और यहाँ पे n/v को n ले लिया गया, यानी कि जो नंबर ऑफ जो n है ये हो Na हो गया यहाँ पे नंबर डेंसिटी, सिंपल सा बात है, नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन का। और तो n बराबर हमारे पास ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ मीन फ्री पाथ वी हैव। अब देखिए ये जो हमारे पास निकला n का वैल्यू जो निकला, इस n के वैल्यू को हम लोगों को कहाँ पुट करना है, n का वैल्यू को हम लोग को पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। ये जो एक्सप्रेशन आया है फाइनल हमारे पास मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन, इसमें n के जगह पे पुट करना है वो चीज़, ठीक है। तो n के जगह पे वो चीज़ पुट करेंगे, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। तो n के जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, P/kBT। kBT बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, याद रखिएगा। आप डायरेक्ट k लिख सकते हैं अगर आपको जो है वो समझ में आ जाता है, तो अगर डिफ्रेंशिएट करना आसान है तो k डायरेक्ट लिखिए, अगर डिफ्रेंशिएट करना जहाँ पे आसान नहीं होता है तो k भी लिखने से ज़्यादा क्लियर रहता है, ठीक है। तो n के जगह पे हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में P/kBT पुट कर दिया, और kb चला जाएगा ऊपर, kBT चला जाएगा ऊपर, नीचे P रह गया। अब हमारे पास ये आ जाएगा रिलेशन। अब रिलेशन कैसे है, इन टर्म्स ऑफ, ये हो गया मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर का। सिंपल, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से निकल गया, क्या निकल गया, जो हमारे पास मीन फ्री पाथ है वो मीन फ्री पाथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का। सिंपल, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।